बांग्लादेश में हिंदू समुदाय लगातार नरसंहार, हिंसा और खून खराबे की आग में झुलस रहा है। राजवाड़ी जिले के होसेन डांगा गांव में बुधवार की रात करीब 11 बजे कट्टरपंथी भीड़ ने 29 साल के हिंदू युवक अमृत मंडल उर्फ सम्राट को बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला। अमृत कोई बाहर का नहीं था, मैं अपने ही गांव का निवासी था, लेकिन उसकी पहचान हिंदू होना उसकी मौत की वजह बन गई। यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले 18 दिसंबर को भी ढाका के पास हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या की गई। पहले पीटा गया, फिर पेड़ से लटकाया गया और अंत में जला दिया गया। यह बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ चल रहे जघन्य और सुनियोजित अत्याचार का खुला सबूत है। यूनुस सरकार जो अवैध तरीके से सत्ता में आई है, इन घटनाओं पर आंखें मूंदे बैठी है। सिर्फ दिखावे और अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचने के लिए 7 लोगों की गिरफ्तारी दिखाई गई, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि ना कोई कठोर कार्रवाई हुई, ना हिंदुओं को सुरक्षा मिली। इसीलिए बांग्लादेश में हिंदुओं की जान, आस्था और अस्तित्व तीनों खतरे में है। वहीं बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी मौजूदा सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। शेख हसीना का साफ आरोप है कि मौजूदा सरकार हिंदुओं के खिलाफ अकल्पनीय और भयावह अत्याचार कर रही है। देश के अल्पसंख्यक हिंदू आबादी डर, दहशत और असुरक्षा में जीने को मजबूर है। ढाका की सड़कों पर हिंदू समुदाय आक्रोश के साथ उतरा है और उधर हिंदुस्तान में भी हिंदुओं का खून उबल रहा है। लेकिन इस पूरे नरसंहार पर कांग्रेस की चुप्पी शर्मनाक है। राहुल गांधी जर्मनी की धरती से भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं, विदेशी मंचों से बयान देते हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या, जलाने और पीट पीट कर मारने पर आज तक एक शब्द नहीं बोले हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि ये कांग्रेस की दोहरी नीति नहीं तो फिर और क्या है। हालांकि हिंदुस्तान के हिंदू संगठन चुप नहीं बैठे हैं। देश भर में प्रदर्शन हो रही है, आवाज उठ रही है और इसी बीच सुदर्शन न्यूज भी अपनी मांग लाउड एंड क्लियर है। बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार को तुरंत रोका जाए, कट्टरपंथी हमलों पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जाए, हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और बांग्लादेश की सरकार को स्पष्ट संदेश दिया जाए कि हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार सहन नहीं किया जाएगा। सुदर्शन न्यूज की यह मांग सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि हिंदुओं के जीवन और उनकी आस्था की रक्षा के लिए एक चेतावनी और चेतना का संदेश है। अब समय आ गया है कि दुनिया जागे और बांग्लादेश में हिंदुओं का खून बहना रोका जाए। तो बांग्लादेश में एक और हिंदू को जान से मार डाला है। ग्राफिक्स के जरिए और तमाम जानकारी समझिए। पुलिस प्रशासन में कट्टरपंथी दबाव और पक्षपात देखा जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए। अभी आपने दीपू चंद्र दास की हत्या देखी और अब हिंदू सम्राट एक युवक की हत्या कर दी गई। हिंदुओं को सॉफ्ट टारगेट मानकर योजनाबद्ध हमले किए जा रहे हैं। यूनुस सरकार की चुप्पी को कट्टरपंथियों की खुली छूट मिल गई है। हिंदुओं पर हमले के नाम मात्र की गिरफ्तारियां की गई हैं। दोषियों पर कठोर सजा का पूरी तरह से अभाव देखा जा रहा है। झूठे आरोपों के बहाने हिंदुओं की लिंचिंग का ट्रेंड चल रहा है। हिंदू मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर लगातार हमले हो रहे हैं। और इसी पूरे मामले को लेकर विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एमईए ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाएंगे। Seen also in the last several days we have issued a couple of or more than couple of statements. We have rejected the false narrative that has been projected in Bangladesh. You would understand that law and order or security situation or the developments that are happening in Bangladesh is the responsibility of the government of Bangladesh, and to portray a narrative where things go in some other direction is completely false, and we reject that. We are all aware of the recent developments in Bangladesh. We have been closely following them, and as far as law and order situation is concerned, I have been apprising you from time to time as to what our position has been or should be and is today. The unremitting hostility against minorities in Bangladesh, including Hindus, Christians and Buddhists, at the hands of extremists is a matter of grave concern.
We condemn the recent gruesome killing of a Hindu youth in Maimen Singh and expect that the perpetrators of the crime would be brought to justice. Over 2,900 incidents of violence against minorities, including cases of killings, arsons, land grab, have been documented by independent sources during the tenure of the interim government. These incidents cannot be brushed aside as mere media exaggerations or dismissed as political violence. और आज इसी विषय पर हम चर्चा करने जा रही हैं। चर्चा करने के लिए तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। परिचय आपसे कराऊंगी। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हमारे साथ देवेंद्र रावत जी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कमांडर भूषण दीवान जी जुड़ चुके हैं। भूषण दीवान जी, आपका सर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सुदर्शन न्यूज में। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता अमित तिवारी जी जुड़ चुके हैं। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता वाचस्पति द्विवेदी जी भी जुड़ चुके। वाचस्पति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी पैनलिस्ट का चर्चा में एक बार बहुत बहुत स्वागत। और चर्चा की शुरुआत कमांडर भूषण दीवान जी, रक्षा विशेषज्ञ, उनसे ही चर्चा की शुरुआत करूंगी। सर, जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं, हिंदुओं पर लगातार बांग्लादेश में अत्याचार किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। दीपू चंद्र दास की हमने हत्या देखी, किस तरीके से कट्टरपंथियों की भीड़ ने उसको मार डाला, पीट कर जला डाला। उसके बाद अब जो वहीं का रहवासी है सम्राट, उसकी भी हत्या की गई है, उसको भी मारा गया है। ये कितना बड़ा संकेत है। बांग्लादेश में लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, लगातार हिंदुओं को मारा जा रहा है। भारत देश के लिए कितना बड़ा खतरा ये साबित हो सकता है सर? मैंने जब इनसे पूछा, इस उन्मादी भीड़ को तंत्र रोक नहीं पा रहा है। तंत्र तो है ही नहीं, समझिए आप। तंत्र नदारद है और तंत्र बल को उकसा रहा है उनको। ये भारत के लिए बहुत बड़ा सबक है कि आगे से हम किसी को ऐसा ना करने दें। हमें पहले सब देखना चाहिए इन चीजों को। अभी तो बहुत लेट हो चुका है। अभी तो हम इस चीज की इंतजार कर रहे हैं कि अभी 12 फरवरी 26 को इलेक्शन होती हैं। इस इलेक्शन में शायद खालेदा जिया के सुपुत्र जो यूके से आए हैं वापस, तो शायद वो उन्मादी ताकतों को दबाएं। हालांकि उनका इतिहास अगर आप देखें शिवांगी जी, 2001 से 2006 खालेदा जिया गद्दी में विराजमान रही हैं। उन्होंने सरकार जमात इस्लामी के साथ बनाई थी, तो वो कट्टरवादी थे। और हमारे जो उल्फा के थे बरुआ, उनको सपोर्ट किया। चिटागोंग में आईएसआई द्वारा एक बटालियन को आर्म करने के लिए चिटागोंग में आर्म्स ड्रॉप हुए, जो असम में उल्फा को सप्लाई तक किया। पर बात यह है, समझने की बात यह है, बांग्लादेश जो है हर तरफ से एक तरफ सी है, बाकी थोड़ा बहुत म्यांमार है, बाकी हमसे घिरा हुआ है। वो हमसे रोज कॉटन ले रहा है अपने रेडीमेड गारमेंट बिजनेस चलाने के लिए, हमसे पावर ले रहा है, हमसे राइस ले रहा है, हमसे दवाइयां ले रहा है। तो उनको समझना है, जैसे श्रीलंका को समझ आया, जैसे कि भारत के बगैर गुजारा नहीं है किसी पड़ोसी का भी, जैसे मालदीव को समझ आया, नेपाल को समझ आया। तो ये जो है उन्मादी तौर पे यूनुस ऊपर से आए, अपनी गद्दी को बढ़ाने के चक्कर में वो ये सब काम करते जा रहे हैं। पर मैं समझता हूं, ऐसा लगता है कलियां फूट रही हैं, नया युग आएगा फरवरी 26 के बाद। हालांकि मैंने आपसे कहा शुरू में कि जमात बीएनपी जो है, ये इनका रिकॉर्ड बहुत क्लीन नहीं रहा है। इतने उन्मादी नहीं है जितनी जमाती है, पर इतने भी नॉन वॉयलेंट नहीं है, इतने भी प्रो इंडिया नहीं है जितनी कि अवामी लीग थी। बड़ी भारी बात यह है, जो अवामी लीग के जो कैडर्स हैं, क्योंकि बैन है, अवामी लीग बैन है, इलेक्शन में लड़ नहीं सकती। अब महाराष्ट्र में देखिए शिवसेना टूटी तो बीजेपी चले जाएंगे लोग, कहीं कहीं चले जाएंगे। तो अवामी लीग भी अभी टेम्पोररी बैन है, तो वो सब कैडर जो है, वो संभले हुए कैडर है, वो सब बीएनपी में जुड़ेंगे। मैं आपको बता सकता हूं, विश्वसनीय सूत्रों से मालूम पड़ा है कि जो इलेक्शन सरकार जो बनाएगी वो बीएनपी ही बनाएगी। और हो सकता है एट द मोस्ट, पर बातें वो करते रहेंगे दोनों टाइप की। कि जैसे आज उनके जो सुपुत्र हैं खालेदा जिया के, उन्होंने भी कहा ये गलत है, बांग्लादेश सबके लिए है। और शेख हसीना ने भी कहा कि गलत काम हो रहा है। ये बातें करेंगे,
पर बिल्कुल ये कट्टरवादी ताकतों को एकदम दरकिनार नहीं कर सकते वोट लेने के लिए। पर ये कोई सवाल ही नहीं, उनके यहाँ 300 सीटें हैं और 50 सीटें रिजर्व विमेन की हैं। तो ये आंकलन है 300 में से भी 170 सीटें उनकी आएंगी, 300 और 50 और विमेन का भी उनके 30-40 आ जाएंगी, तो जीतेंगे हैंड्स डाउन वो। पर मैं ये कहना चाह रहा हूं, उनको पता है लंबी दूर की बात क्या है कि बांग्लादेश को हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ अच्छे रिश्ते बना के चलना ही पड़ेगा। और जब नई सरकार आती है तो हमारी उसमें अच्छे से समझ हो, पैठ हो और उनके साथ मिलाव हो कि ये काम दोबारा ना हो पाए और जो 1.5 करोड़ 2 करोड़ हिंदू है वो खतरे में दोबारा बिल्कुल ना आए, 1700 उन्मादी मुसलमानों के सामने। चलिए बिल्कुल संजीव जी से सवाल समझेंगे। संजीव जी, जिस तरीके से तारिक रहमान की वापसी बांग्लादेश में हुई है 17 सालों के बाद, लेकिन उसके बाद भी हमने एक खबर देखी कि सम्राट की हत्या किस तरीके से की जाती है। जिस तरीके की खबर सामने आती है, भारत और बांग्लादेश पर कितना बड़ा, इनके संबंधों पर, दोनों देशों के संबंधों पर कितना बड़ा असर पड़ रहा है? संजीव जी। विदेश मंत्रालय ने आज भी अपने जो बयान में, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक होती है, उसमें इस पूरी घटना की, जो हिंदू कम्युनिटी पर हो रहे हमलों की और दीपू चंद्र दास जी की और अन्य जो सम्राट नामक जो हिंदू युवक हैं उनकी हत्या की घोर निंदा की गई है। और भारत की जो सरकार है वो लगातार बांग्लादेश की जो अथॉरिटीज के साथ और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को हमेशा इस बात के ऊपर जो है अनुरोध करती रही है, दबाव डालती रही है कि ऐसे जो भी परपेट्रेटर्स हैं, जिन्होंने भी हिंदू कम्युनिटी के लोगों के ऊपर हमले करने की साजिशें रची है, उनको उनकी उचित सजा दी जाए, उनका प्रोसिक्यूशन हो और उस तरीके के जो लोग हैं उनके ऊपर लगाम लगाई जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसकी बात भारत लगातार कर रहा है। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि वर्तमान समय में बांग्लादेश में जो रेडिकल इस्लामिस्ट, अतिवादी, आतंकपरस्त ताकतें हैं, उनकी साजिशों का दौर लगातार जारी है। और वर्तमान समय में जो पॉलिटिकल सिनारियो जो बांग्लादेश में इमर्ज हुए हैं, उसमें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी एक तरफ है और दूसरी तरफ जमाते इस्लामी बांग्लादेश और उसके अलावा जो अनेक जो कट्टरवादी विचारधारा वाली जो पार्टी है, अतिवादी विचारधारा वाली पार्टी है, वो एक तरफ है। और वहां पर जो पाकिस्तान के डीप स्टेट का भी एंगेजमेंट है। तो मेरे असेसमेंट के मुताबिक जो बांग्लादेश की अथॉरिटीज हैं उनको बहुत अधिक सतर्कता बरतनी होगी ताकि ये इलेक्शंस फ्री एंड फेयर कराया जा सके, भय रहित कराया जा सके, किसी तरीके की साजिश के बिना कराया जा सके। लेकिन जो साजिशों के जहां तक दौर का प्रश्न है, वो मेरी ऐसी आशंका है कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं और भी वो जो डीप स्टेट एलिमेंट्स हैं और जो कट्टरपंथी हैं वो कराने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि जो बांग्लादेश में एक भय का और एक रिलीजियस डिवाइड का जो वातावरण है वो बनाया जा सके और जिसके ऊपर अपनी वो रोटियां सेक सके। तो ये जो राजनीतिक रोटियां सेक सके, तो ये इस तरीके की जो साजिशों की संभावनाएं अभी भी बहुत है। और तारिक रहमान की वापसी जो हुई है बहुत सकारात्मक घटनाक्रम है। और जैसा कि अभी दीवान सर ने कहा कि जो अवामी लीग का जो बड़ा कैडर बेस है, जो बड़े उसके समर्थक और सिंपैथाइजर्स हैं, इस बात की प्रबल संभावना है कि वो बीएनपी को उनका वोट जाएगा। और बीएनपी मेरे असेसमेंट के मुताबिक भी इस बात की इसकी प्रबल संभावना है कि तारिक रहमान बांग्लादेश में सरकार बनाने में सफल होंगे। लेकिन उनके आने वाले जो दिन है, जब तक ये 12 फरवरी को इलेक्शंस नहीं हो जाते, उसके पहले अनेकों साजिशें रची जा सकती है। ये जो कट्टरपंथी है अधिक से अधिक राजनीतिक लाभ लेने के लिए अनेक तरीके की घटनाओं को करा सकते हैं। और ऐसे में ये जिम्मेदारी बांग्लादेश की अथॉरिटीज की है, वहां की पूरी सिक्योरिटी एजेंसीज की है, वहां की सेना की भी है कि वो जो है वहां पर एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बना के रखे और किसी तरीके से कट्टरपंथी अपनी साजिशों में सफल न हो। अमित जी, कब जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है, बांग्लादेश में लगातार खून उबल रहा है, बांग्लादेश में लगातार हिंसाएं हो रही है, भारत इसको लेकर क्या एक्शन ले रहा है? हिंदुओं को मारा जा रहा है, वहां पर क्या विचार कर रहा है भारत? अमित तिवारी जी, क्या सरकार की तरफ से एक्शन अभी? शिवांगी जी, बहुत ही दुखद घटना हुई दीपू दास के बाद। जो ये दूसरी घटना है वो भी तारिक रहमान के आने के बाद। तो देखिए, भारत सरकार का क्या इस पे रोल रहेगा, एनआईए ने उसको डिस्क्राइब किया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने अपने विचार को रखा है। लेकिन एज एन इंडियन अगर हम देखें इस चीज को,
तो तारिक रहमान के आने के बाद भी अगर ये घटना हो रही है तो ये एक बहुत बड़ा हम लोगों ने चर्चा में भी निकल कर आया कि तारिक रहमान शायद एक सकारात्मक बदलाव लेकर आने का प्रयास करें, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखेगा नहीं, क्योंकि पहली बार ऐसा नहीं है कि बीएनपी सत्ता में आ रही है। बीएनपी सत्ता में पहले भी रही है, और जब जब बीएनपी सत्ता में आई है, चाहे अवामी लीग भी जब रही हो, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे माहौल रहे हों वहां के हिंदू समुदाय के लिए, तो बट अवामी लीग के समय घटनाएं थोड़ी कम होती थी, लेकिन जब जब बीएनपी सत्ता में आई है वहां पर हिंदुओं के खिलाफ जो एट्रोसिटी है वो बढ़ती रही है। और इस बार भी अगर आपने देखा होगा तारिक रहमान के वक्तव्य को कल, तो उसने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि वो हादी के सपने को साकार करेंगे। और हादी का सपना क्या था? हादी का सपना था ग्रेटर बांग्लादेश का, हादी का सपना था हिंदुओं को मार्जिनलाइज्ड कर देने का, हादी का सपना था सबको एक इस्लाम में लेकर आने का। तो जब कोई नेता वहां पर पार्टी जो हमें देख रहे हैं कि संभावित तौर पर वो वहां पर सरकार बना सकती है और वो कह रही है कि हादी का सपना वो पूरा करेगी, तो हमें ये नहीं लगता कि आने वाली जो सरकार है बीएनपी की, उससे भी बहुत अच्छे संदेश कोई आएंगे। बहरहाल जो देखने वाली बात ये है कि जो इलेक्शन अभी फरवरी 2026 में होने वाले हैं वो तो एक महत्वपूर्ण घटना है ही, लेकिन उसके साथ साथ उसी इलेक्शंस के दौरान एक रेफरेंडम भी होने वाला है। रेफरेंडम किस पर होने वाला है? रेफरेंडम होने वाला है जुलाई चार्टर पर, जो इसी साल लागू हुआ था, और यूनिट सरकार ने ही जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमेटी है उसके द्वारा ये चार्टर लागू किया गया। तो उस रेफरेंडम उसके लिए होगा, एक पर्ची और दी जाएगी जिसमें ये लिखा रहेगा कि क्या आप जुलाई चार्टर को स्वीकार करते हैं। तो अब देखने वाली बात यह है कि वहां की आवाम जो कि पहले ही उन्मादी है, कट्टरपंथ से एक तरीके से भरी हुई है, वो इस जुलाई चार्टर को कितना समझती है, और कहीं इसके आड़ में एक तरीके से असीमित शक्तियां न दे दी जाए वहां के आने वाले प्रधानमंत्री को, और ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सके, और एक तरीके से। और ये देखिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की जब हम बात करते हैं तो ऐसा कोई बांग्लादेश में तो ऐसा नहीं होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक जो प्रमुख वहां पर पार्टी है अवामी लीग, उसको तो आपने बैन कर दिया है, ले देकर बची एक दूसरी पार्टी, उसी को आना है। तो ये बहुत ही स्पष्ट है। तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है, ये फिक्स इलेक्शन है कि यहाँ पर आपने सरकार को एक तरीके से सबको पता है कि यहाँ पर कौन आने वाला है सत्ता में। और हो सकता है सुनने में तो सूत्रों के थ्रू ये भी आ रहा है कि तारिक रहमान के लॉन्च को ध्यान में रखते हुए ही हादी की हत्या भी हो गई। तो हादी की हत्या एक बहुत बड़ी हो सकता है साजिश भी हो, जिस तरीके से तारिक रहमान को लॉन्च करना हो और उनकी पार्टी को एक बढ़त देनी हो। और ठीक है अमित तिवारी जी, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से मेरा सवाल था उसका जवाब मुझे नहीं मिला। वाचस्पति जी, राहुल गांधी कुछ समय पहले जर्मनी जाते हैं और भारत देश के लिए तरह की बात कर देते हैं दूसरे देशों में जाकर, लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याएं हो जाती हैं तब राहुल गांधी का कोई जवाब क्यों सामने नहीं आता है, कोई बयान क्यों राहुल गांधी नहीं देते उन हिंदुओं के लिए जिनको मारा जा रहा है बांग्लादेश में? वाचस्पति जी। शिवांगी जी नमस्कार, और हमारे सभी को अपने साथियों को बहुत आदरपूर्वक नमस्कार। मैं दीवान जी और सबसे पहले मैं वंदे मातरम भूल गया। अभी दीवान जी और हमारे विदेशी जो जानकार हैं श्रीवास्तव जी, उनकी बात को थोड़ा सा आगे रखते हुए मैं बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमारे भाजपा के प्रवक्ता जी ने भी बीच में कहा था कि जिस तरीके से उस्मान हादी की हत्या की गई और दीपू चंद्रदास जी की जिस तरीके से हत्या की गई, वो उसे दोनों को कोरिलेट करके चलना चाहिए। अगर आप इसे अलग अलग देखें तो ठीक नहीं है। जहां तक मेरा अपना सवाल है या मेरी व्यक्तिगत राय है, वो ऐसा अपने सारे पैनल साथियों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। मेरा मानना है कि बीएनपी को सत्ता में आने नहीं दिया जाएगा। वैसे बीएनपी जो है वो बांग्लादेश जमात इस्लामी, बीजेआई, इस्लामी आंदोलन जो बांग्लादेश का आईएबी है, बांग्लादेश खिलाफत मजलिस है, जमीयत उलमा इस्लाम बांग्लादेश है, ये उनकी ही भी पार्टी हैं। और ये सारे के सारे इसमें साथ साथ आप इसको आईएसआई को भी जोड़ लीजिए, ये सारे लोग शाना बशाना है और एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके इस अवामी लीग को जिस तरीके से बाहर करने का पूरा षड्यंत्र किया गया, जिस तरीके से
आंदोलन को चलाने की कोशिश की गई, उससे ये साबित हो जाता है तरफ से जो हम लोग रॉ के फेलियर हम लोग जो मान के चल रहे हैं कि रॉ का इसमें बड़ा बड़ा फेलियर आ रहा है। ये सब अगर नहीं होता तो जिस तरीके से उस समय बंगबंधु की हत्या की गई वो भी इसी प्रकार के लोगों के द्वारा की गई थी, और आज भी जो स्थिति है वो उससे कोई इतर नहीं है, और ये देश के लिए बड़ा खतरा है। और जैसा कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने कहा, उन्होंने कहा तो वाचस्पति जी, ये जो हत्या की जा रही है बांग्लादेश में, इसमें राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को बयान नहीं देना चाहिए था, प्रतिक्रिया जाहिर नहीं करनी चाहिए थी? देवेंद्र जी, जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है बांग्लादेश में, कब तक हिंदुओं पर अत्याचार होता रहेगा? दूसरे देशों में हिंदुओं पर अत्याचार होता रहेगा? क्या कहेंगे देवेंद्र जी? वर्ष में हिंदू मुस्लिम प्रेम के कारण, तुष्टीकरण के कारण, राजनीतिक स्वार्थों के कारण इस प्रकार के मामलों में चुप रहेगा, अपने राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि करेगा, वोट बैंक देखेगा, तब तक इस प्रकार की घटनाएं निरंतर होती रहेंगी। मेरा विश्वास है कि इस देश के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सशक्त नेतृत्व के धनी आदरणीय अमित शाह जी इन सब चीजों को देख रहे हैं, और पूरा भारतीय समाज भी इस प्रकार की घटना को देख करके क्षुब्ध, आक्रोशित और दुखी। और इसलिए यदि ये नहीं मानते हैं तो जिस प्रकार से पाकिस्तान के टुकड़े करके बांग्लादेश को हमने बचाया था, उसी प्रकार से अब आवश्यकता आन पड़ी है कि अब बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाने के लिए बांग्लादेश के भी हमें टुकड़े करने पड़े। हिंदू वहां पर मरते रहे, तो समाज के लोग सिसकते रहें, ये नहीं होने वाला है। और इस प्रकार की घटना पर जो रोक लगनी चाहिए। और मैं मांग करता हूं हिंदू समाज से भी, बांग्लादेश के, कि यदि उन पर कोई अत्याचार होता है तो बांग्लादेश में ही उसका विरोध करें, क्योंकि अत्याचार करने वाले कुछ तबलीगी लोग हैं जो वहां पर पाकिस्तान का और हिंदू विरोधियों का एजेंडा चला रहे हैं, ISI का जो है एजेंडा चला रहे हैं, और उसका मुकाबला हिंदू समाज कर सकता है, क्योंकि इसके पहले भी हिंदू समाज ने इस प्रकार की घटना समय से गुजरा है, और हिंदू समाज ने इस प्रकार की घटनाओं से 2-2, 4-4 हाथ होकर के इस प्रकार की घटनाओं से, परिस्थितियों से निकलते हुए हिंदू समाज के अस्तित्व को और सम्मान को बचाया। अमित जी, जिस तरह से घटनाएं हो रही है, सरकार इस पर विचार कर रही है कि आगे क्या एक्शन लिया जाएगा? मेरा पहले भी आपसे यही सवाल था, क्या सोच रही है सरकार, क्या एक्शन लिया जाएगा? जिस तरीके से देवेंद्र रावत जी भी सरकार से उम्मीद लगा रहे हैं कि लगातार हिंदुओं की हत्याएं, उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं दूसरे देशों में, बांग्लादेश में जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं, क्या सोचा जा रहा है, क्या विचार किया जा रहा है, क्या एक्शन की तैयारी है अभी? शिवांगी जी, देखिए, एक्शन की तैयारी तो यही है कि हमने जो भी घटनाएं हुई हैं पूर्व में भी, जो जिस तरीके से दीपू दास की हत्या हुई, तो हमने बांग्लादेश के सामने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की, और इसकी हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने भी इस चीज को रखा। लेकिन हैरानी वाली बात ये होती है कि जो UN सिक्योरिटी, UN का भी जो स्टेटमेंट आता है वो बहुत ही एक जेनरिक सा स्टेटमेंट आता है, और उसके बाद भी आपने देखा जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स बॉडी है, उन्होंने भी सिर्फ हादी के मौत पर दुख जताया और उस पर अफसोस जाहिर किया, लेकिन दीपू दास की हत्या पर कुछ भी नहीं कहा गया। तो ये जो सिलेक्टिव अप्रोच इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा अपनाया गया, अगर यही काम शेख हसीना के कार्यकाल में हुआ होता तो शायद बहुत बड़ा एक आक्रोश होता। और लेकिन किस तरीके से आपने देखा, यूनुस को एक तरीके से खुली छूट दी गई है इन सब चीजों को करने के लिए। तो हमारा अभी जो मेन फोकस है वो इसी चीज पर है कि जो भी चुनी हुई सरकार आएगी उसके सामने हम इन मुद्दों को गंभीरता से रखेंगे, और हम अपने एसेट्स जो वहां पर जो हिंदू लैंड की बात शुरू हुई है उसको एक तरीके से हम कोशिश करेंगे कि वहां पर हिंदुओं की वहां पर रक्षा हो, उनको मार्जिनलाइज जिस तरीके से आज की तारीख में बहुत ही करते करते अब 7% या उससे भी कम बचे हुए हैं, उनका वहां पर संरक्षण हो, एक तरीके से उनको एक सुरक्षित जगह दी जाए जहां पर कि वो सुकून से अपनी जिंदगी बिता सकें। और इन सारी चीजों को हम आने वाले सरकार के सामने रखने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। जी शिवांगी जी। भूषण दीवान जी, भारत की अगर हम सुरक्षा प्रणालियों की बात करें तो भारत की सुरक्षा प्रणालियां कितनी
सख्त तरीके से तैयार नजर आती हैं इन सब के लिए। जी, हम उनको तबाह करने की तैयारी में हैं। हमारे पास वो ताकत है जो हम तबाह कर सकते हैं उनको। पर सवाल ये है, ये आधुनिक युद्ध में रूस भी यूक्रेन को तबाह कर सकता था। चौथा साल होने को हो गया है। जब आप डायरेक्ट युद्ध करते हैं, प्रत्यक्ष तरीके से युद्ध करते हैं, तो और ताकतें उसमें आ जाती हैं। 71 की लड़ाई में भी, जिसमें मुझे भाग लेने का सौभाग्य मिला, आपको पता है यूएसएस एंटरप्राइज न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर बे ऑफ बंगाल में निक्सन ने, अमेरिका ने रख दिया था। हमारी पहले से तैयारी थी, रूस ने अपना बेड़ा रवाना कर दिया था बे ऑफ बंगाल के लिए, तब एंटरप्राइज, यूएसएस एंटरप्राइज जंगी जहाज उनका पीछे हट गया। तो सवाल ये है, बहुत तैयारी से करना पड़ता है काम। तो अभी तो ये है प्रयोग तरीके से ही होगा। दूसरी बात, जो ये उन्मादी तरीके से हवा शोर मचा रहे हैं कि टुकड़े कर देंगे, सिलीगुड़ी कॉरिडोर से पूरे 7 सिस्टर नॉर्थ ईस्ट स्टेट को तोड़ देंगे, अगर इन्होंने हिमाकत की, अगर बांग्लादेश ने दुस्साहस किया, मेरी समझ में अवल तो करेंगे नहीं। अगर ये किया तो जिस टाइप से बांग्लादेश के पश्चिम में, वेस्ट बंगाल एरिया, बांग्लादेश के उत्तर में और पूर्व में हमारी फौजें पूरी तरह तैयार हैं, इनको दबा देंगी। और आपको मालूम है हमारी दयानतदारी, भारत की दयानतदारी, बचस्पति साहब भी बैठे हैं शायद, हमारी दयानतदारी जो 71 में दिखाई, महंगी पड़ रही है, हमेशा महंगी पड़ती जाती है। 93,000 तो फौजी उनके हमने बंदी बना लिए, छोड़ दिए हमने चुपचाप। शिमला एग्रीमेंट में कोई एग्रीमेंट नहीं लिखा है कि आप डिफेंस बजट नहीं बढ़ाएंगे, नहीं लड़ेंगे। नंबर 1। उससे बड़ी बात, बांग्लादेश मेरी बिली में जो मुझे ही न्याऊ, हमने उसको बनाया और उस टाइम आजाद कराया। उस टाइम उनकी जो रंगपुर कॉरिडोर है, जो उनका बाईं तरफ कान है, अगर बांग्लादेश ऐसे खड़ा है तो उनका बाईं तरफ जो कान है, रंगपुर कॉरिडोर, वो पूरा हमको ले लेना चाहा, हम उस टाइम ले लेते तो हमारी ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है 25 किलोमीटर की विड्थ वाली ना रहती। नंबर 1। नंबर 2, चिटागोंग, जहां इतने हिंदू हैं, उस टाइम की गवर्नमेंट ने ये करना था, इतने हिंदू चिटागोंग में, वो भी कॉरिडोर है, उसमें 10-12 किलोमीटर का फासला है त्रिपुरा और समुद्र में, वो भी हमको ले लेना था। और वो हिंदू एरिया चिटागोंग हमारे हाथ में रहता। हमारे देश में ये दूर की बात सोचने का और सबसे चुपचाप विश्वास कर लेने का और दयानतदारी दिखाने का, राजतंत्र में दयानतदारी और कृपा से काम नहीं चलता है। ये हमने बड़ी गलतियां की उस टाइम, तो ये हमें तकलीफ ना होती और ये हमारी कॉरिडोर हमारे पास जो होती इनकी, तो बांग्लादेश की हिम्मत नहीं थी। अभी वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे बातें कर रहा है, ISI को आने दो, चीन को आने दो। चीन तो लंका को भी उछलवा रहा था, चीन तो मालदीव को भी उछलवा रहा था। टाइम लगा मालदीव को समझने में, नेपाल को समझने में, चीन को समझने में। पाकिस्तान तो समझेगा नहीं, वहां तो डेमोक्रेसी है नहीं, तो ये इनको समझने में टाइम लगा कि बिना भारत के चल नहीं सकते। पाकिस्तान तो चलना चाहता नहीं है, ग्रोथ में धसता जा रहा है, उनको तो प्रोग्रेस की जरूरत ही नहीं है, उनको तो फौज कब्जे में है, तो टेररिज्म की फैक्ट्री है, वो तो उसी में पैसा कमा रहे हैं। अब 2,500 सैनिक पाकिस्तानी गाजा भेज रहे हैं पैसा कमाने के लिए, वो तो डूबता जहाज है, उनका काम ही यही है कि लड़ाई करवाना, लड़ाई से पैसे कमाना। बांग्लादेश ऐसा नहीं है, 17 करोड़ 18 करोड़ आबादी है, इनका GDP पर कैपिटा इंडिया से ज्यादा हो गया था 3 साल कोविड के टाइम। तो इनको अच्छी लाइफ चाहिए, ये अच्छी लाइफ चाहिए, लोगों के लिए लाइफ चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए, यूनिवर्सिटियां चाहिए, तरक्की करनी इन्होंने। अगर करनी है तो लड़ाई और उन्माद के तरीके चल नहीं सकता है। इसलिए मुझे बहुत होप है कि BNP का जो यूके में रह के आया है, यूके में रह के जो आया है उसका बेटा, खालिदा का बेटा, वो कोई मिलिट्री वाला नहीं है कि राज करेगा मिलिट्री के साथ, राज करेगा दबा के, राज करेगा डेमोक्रेसी के साथ। जहां जहां डेमोक्रेसी होती है, तो मैं आप देख लीजिए, यूरोप में भी देख लीजिए, जहां जहां डेमोक्रेसी होती है, देर सवेर वो चीज, उन्मादी ताकतें पीछे हटती जाती है। रेटोरिक चलता है, बातें करते हैं, ये है वो है, पर ये अभी सरकार नई जो आएगी, मेरी समझ में जो भी रिकॉर्ड रहा BNP का, मैं मानता हूं उनका रिकॉर्ड भी कोई साफ नहीं है, एंटी हिंदू रिकॉर्ड है उनका। उसके बावजूद हमें होप है कि हमने इसको, नई सरकार जो आएगी उसमें, ठीक है, जो जमात इस्लामिक के पास तो इतनी आ नहीं सकती, NCP तो और भी 4-5% वोट लेके आएगी, तो आना तो अवामी बंद है, तो आना तो इसलिए ही है, तो इनके कार्डर्स हैं, तो जब ये आएंगे तो हमको तकलीफ में फंसे हैं अभी। पर ये मिलिट्री का सोल्यूशन तो लास्ट में सोल्यूशन होता है, उसके बाद हमारी पूरी तैयारी है, और उसको ये क्विक सोल्यूशन भी क्या पता ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 इधर जाना हो, ऑपरेशन सिंदूर वहां ना जाना पड़े, ISI
ISI जो काम कर रही है यहाँ पे, उनको यहाँ को जवाब मिलेगा। तो बिल्कुल। ये खतरनाक स्थिति है। 50 दिन और है, उसके बाद मेरा ख्याल है ये उन्माद मेरी समझ में कम होगा और बांग्लादेश समझेगा कि अगर आप डेमोक्रेसी के रास्ते, शांति के रास्ते नहीं चलेंगे तो आपका देश डूब जाएगा। ये उन्माद के शेर है, शेर पे आप चढ़ गए, सभी को रौंद रहे हैं आप। अरे जब सबको रौंद चुकेगा ना शेर, वो शेर आपको खाएगा जो उस पर चढ़ा है। जो हुआ, जिसको आप सांप को पालेंगे, ये ना समझो सांप उसको काटेगा, तो सांप सबको काट लेगा तो आपको भी काटेगा। ये हर जगह हो रहा है, पाकिस्तान में ही हुआ ना। तो पाकिस्तान क्या कहता है, हम तो खुद मारे हुए हैं टेररिज्म से। अरे भाई तुमने सांप पाले, तालिबान पाला, तुमने खड़े किए, ये तुम्हारी पॉलिसी थी कि टेररिस्ट खड़े करो, अब तुमको खा रहे हैं, है कि नहीं? तो इनको पता है, दुनिया में देख रहे हैं ये। तो ये नहीं होना चाहिए, अकलमंदी है, देश से दूर जाना है। अगर चीन की बात सुन के अपने आप को तबाह करना है तो भगवान बचाए, कोई बचा नहीं सकता, भारत भी बचाएगा नहीं इनको। बिल्कुल। संजीव जी, बांग्लादेश में जो तस्वीर आ रही है, चीन और पाकिस्तान का कितना बड़ा हाथ लगता है? देखिए, पाकिस्तान का तो बिल्कुल डीप स्टेट वहां पर संलग्न है, साजिशों में शामिल है। चाइना के भी जो डीप स्टेट एलिमेंट्स है वहां पर एक्टिव रहे हैं। और ये जो बहुत स्पष्ट है कि जो बांग्लादेश में जो घटनाक्रम हुए हैं वहां पर जो रेडिकल इस्लामिस्ट अतिवादी आतंकपरस्त ताकतें तो वहां पर एक्टिव हैं ही, लेकिन उनको लगातार इंस्टिगेट करने का, उनको शह देने का, संरक्षण देने का जो कार्य है वो पाकिस्तान के डीप स्टेट एलिमेंट ने किया है। और ये जो प्रक्रिया है, ये साजिशों का जो दौर है, वो मैं मानता हूं कि अभी भी जारी है। अभी भी बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये जो 50 दिन हैं, 12 फरवरी के पहले के जो दिन, वो आसान नहीं होने जा रहे हैं। और वहां पर और भी बड़ी साजिशें हो सकती हैं, और भी तरीके से ये जो कट्टरपंथी हैं वो अपने प्रेजेंस को दिखाने की कोशिश कर सकते हैं और राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, भारत की जो सरकार है उसकी पूरे सारी जो स्थितियां बांग्लादेश में है उस पर पैनी नजर है, लेकिन हमें अपने जो सारे ऑप्शंस ऑन द टेबल रखने चाहिए। और ये जो आज का जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है, वो अतिवाद और आतंकवाद के संदर्भ में जीरो टॉलरेंस की रुख पर चलता है। और जहां तक हिंदू कम्युनिटी के ऊपर हो रहे हमलों का प्रश्न है, जाहिर है कि उसको लेकर के भारत के प्रधानमंत्री ने स्वयं लाल किले की प्राचीर से भी इसके बारे में गहरी चिंता व्यक्त की थी। और लगातार जो है भारत की जो सरकार है, जैसे आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस विदेश मंत्रालय की हुई है उसमें भी इसको निंदा की गई है, जो भी हत्याएं हुई हैं। तो ये जो भारत की सरकार के पास सारे ऑप्शंस हमें ऑन द टेबल रखने होंगे, जो कि मेरा विश्वास है कि हमारी सरकार ऐसा कर रही है। और जहां कहीं भी यथोचित जो भी कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी वो उन ऑप्शंस को एक्सरसाइज करते हुए लिया जाएगा। जाहिर है कि उसको हम पब्लिक डोमेन में हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जहां आवश्यकता होगी वो भी की जा सकती है। और लेकिन एक बात अवश्य है कि हम चाहते हैं कि भारत की सरकार और भारत का जो के प्रत्येक नागरिक की यही इच्छा है कि बांग्लादेश में शांति, सुरक्षा, स्थिरता, संपन्नता हो। तारिक रहमान के नेतृत्व में सरकार बनने की प्रबल संभावना है और भारत ये अपेक्षा निसंदेह करता है कि जो बांग्लादेश में लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले जो भी लोग हैं, वो वहां पर एक जो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है अवामी लीग के बाद, वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ही है। आबिद जी, जिस तरीके से तस्वीरें लगातार बांग्लादेश से सामने आई, लेकिन ये भी बात कही जा रही है कि तारिक रहमान अगर सत्ता में वापस आ जाते हैं तो बांग्लादेश की तस्वीर बदल जाएगी। आमिर जी, देखिए शिवांगी जी, तारिक रहमान आएंगे तो वो जब बांग्लादेश से गए थे तो वो करप्शन के चार्जेस में गए थे, वहां पर उन पर करप्शन के चार्जेस थे और गिरफ्तारी के डर से वो लंदन वहां से भागे थे और उसके बाद वो यहाँ पर आए हैं। और इसके पहले भी बीएनपी की उनकी जो माता जी हैं खालिदा जिया, वो भी कोई मिलिट्री बैकग्राउंड से नहीं है, वो भी सामान्य नागरिक रही हैं और उन्होंने सरकार वहां पे चलाई है, उनके पिताजी प्रेसिडेंट रहे हैं। तो कोई भी मिलिट्री सच नहीं थे। लेकिन जिस तरीके से अभी कमांडर जी ने डिस्क्राइब किया कि जो 71 का जो युद्ध था और उसके बाद हमने क्या उसमें खोया, वो तो एक अलग बात है। लेकिन 71 के युद्ध के बाद हमने बांग्लादेश को एक तरीके से अलग थलग छोड़ दिया। आपने देखा 71 के तुरंत बाद ही 4 साल के बाद ही वजीबुर रहमान के पूरे परिवार का असैसिनेशन हो गया। हम वहां पर कुछ भी नहीं कर पाए, जबकि हमने वहां पर अगर 71 के युद्ध में जीत कर उनको सत्ता का हस्तांतरण किया था
तो हमें चाहिए था कि हम वहां पर अपने एसेट्स को डेवलप करते, हमें चाहिए था कि हम वहां पर हमारी फ्रेंडली एक गवर्नमेंट है, तो वहां पर एक हिंदू लैंड की जो मांग है उसको एक प्रामाणिकता से एक मुख्य धारा, राजनीति की मुख्य धारा में उसको लेकर आते। हमारी फ्रेंडली वहां पर सरकार थी, तो हम अपने एसेट्स के थ्रू वहां पर हिंदुओं की सुरक्षा के लिए वहां पर नियम कानून, वहां के संसद को थोड़ा सा प्रभावित किया जा सकता था, लेकिन ये सब कुछ भी नहीं हुआ उसके बाद। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आईएसआई ने उसे अपना एक एक्सपेरिमेंट ग्राउंड बनाया, उसने वहां पर अपने कट्टरपंथियों को चिन्हित किया, उनको नर्चर किया, डेवलप किया, और आज 50-52 साल के बाद हम देख रहे हैं कि हमारे सामने एक नया पाकिस्तान खड़ा हो गया है जो ये कह रहा है कि हम भारत के साथ परस्पर जंग में रहेंगे। तो कल तक जो हमारे सामने 2.5 वॉर फ्रंट खुला हुआ था, आज 3.5 की हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश भी उसमें एक मुख्य भूमिका में अब धीरे धीरे आ रहा है। भारत के खिलाफ क्या रुख रहेगा, ये हमने तारिक रहमान के जो कल के भाषण था उसमें हमने देख लिया कि बहुत ज्यादा उसमें कोई बदलाव रहने वाला नहीं है। तो हम अपनी जो पॉलिसी है उसको इन सब थोड़ा सा समय लेते हुए, समझते हुए, और देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब आप चल रहे हैं, जब आप देश को वो लीड कर रहे हैं, तो इस देश के जब फरवरी में वहां पे इलेक्शन होंगे, उसके बाद ही बंगाल के भी इलेक्शन होंगे। अभी आप देखिए प्रियंका गांधी फिलिस्तीन का तो बैग लेकर आती हैं, लेकिन बांग्लादेश पर बस एक, आपने क्या देखा किसी भी विपक्षी दल ने कोई भी कहीं पर भी धरना प्रदर्शन किया हो, या कहीं पर भी इनकी बांग्लादेशी हिंदुओं को मांगों को लेकर आगे आए हो, या उनके शांति के लिए कुछ किया हो? नहीं किया है। तो सिर्फ राहुल गांधी भी जर्मनी जाते हैं, वहां पर भी देश को ही एक तरीके से अलग थलग करने का प्रयास करते हैं, और दिग्विजय सिंह ये कहते हैं कि जब हमारे देश में माइनॉरिटीज पे हो रहा है इसी का रिटेलिएशन, मतलब दीपू दास की वहां पर हत्या को वो एक तरीके से बहुत ही सामान्य सी बात बता देते हैं, और कहते हैं कि हमारे देश में माइनॉरिटीज पे ऐसा हो रहा है, इसीलिए बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के ऊपर ऐसा किया जा रहा है। तो वहां की पूरी परिस्थिति को एक तरीके से सिरे से नकार देते हैं। तो जब इस तरीके की मानसिकता हमारे मुख्य विपक्षी दल में ही हो, और एक इंडिया अलायंस जो पूरा का पूरा गठबंधन है वही रख रहे हो, तो आपने देखा किसी भी तरीके से किसी भी सिविल सोसाइटी ने, जो कि बहुत ही प्रमुखता से आवाज उठाते हैं किसी भी ऐसे मामलों में, ना ही किसी सिविल सोसाइटी ने आवाज उठाई, ना ही किसी सेलिब्रिटी की तरफ से हमने कोई देखा कि कोई प्लैक कार्ड लेकर किसी इनके सपोर्ट में आ रहा है। तो ये एक साजिश ये जो है ना, कि पूरे के पूरे हिंदू समाज को एक अलग थलग कर दिया जाए, इनके खिलाफ कोई एट्रोसिटी होती है तो आवाज ना उठाई जाए, इस चीज को ध्यान में रखते हुए, और तारिक रहमान जब शपथ लेंगे, या अभी तो हम आकलन पर ही बात कर रहे हैं, या जब भी उनकी सरकार बनेगी, वो किस तरीके से स्टेप उठाते हैं, हमारी जो रिएक्शन रहेगा वो बहुत ही ग्रेटेड रहेगा, और बहुत ही संयम के साथ उसको डायरेक्शन करते हुए लिया जाएगा। शिवांगी जी। बिल्कुल। देवेंद्र जी। जी देवेंद्र जी, जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, क्या एक्शन रहेगा विश्व हिंदू परिषद का? इसके लिए किस तरीके से विश्व हिंदू परिषद अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है? क्योंकि हमने बांग्लादेश पर जिस तरह की तस्वीरें देख रही हैं, और ये पहला देश नहीं है जहां पर हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, ऐसे कई देश हैं जहां पर हिंदुओं को मारने की खबरें सामने आती रही हैं, हर बार हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता रहा है। क्या विश्व हिंदू परिषद की तरफ से इसको लेकर प्रदर्शन रहेगा? किस तरीके से एक्शन जो रहेगा विश्व हिंदू परिषद का? देवेंद्र जी। ये बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो निरंतर अत्याचार और हत्याएं हो रही हैं, उसके विरोध में आम हिंदू समाज, जनमानस अत्यंत क्षुब्ध, आक्रोशित और क्रोधित, और निरंतर बांग्लादेश में जो हिंदू अभी मंडल की हत्या करी, उनने इसके पहले भी दो हत्याएं हुई हैं, और जिस तरीके से निर्मम तरीके से उन पर जो ये हत्याएं हुई हैं, देश आक्रोशित है, और देश का आम जनमानस ऐसे टारगेटेड जो हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं उस पर हर स्थिति में रोक लगाना चाहते हैं। और यदि ये एक्ट पाकिस्तान का है या पाकिस्तान के हिंदू विरोधी लोगों के इशारों पर किया जा रहा है, तो जब पाकिस्तान में जो है जिस तरह का एक वो हुआ है, जिस तरह से हमने स्ट्राइक की है, जरूरत पड़ती है तो बांग्लादेश में भी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए भारत सरकार को अब कठोर कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि इससे आम जनमानस क्षुब्ध और आक्रोशित है।
चलिए बिल्कुल देवेंद्र जी, समय का अभाव है, चर्चा को यही रोकेंगे। आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए आज की इस खास चर्चा में इतना ही। आगे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।